आप सभी का एनटीटी की क्लास में हम पढ़ रहे थे चाइल्ड साइकोलॉजी का चैप्टर 3, जिसके हम आज एमसीक्यूज क्वेश्चन जो है उनको देखेंगे और चैप्टर की रिवीजन भी हो जाएगी और आपको ये भी पता लग जाएगा कि क्वेश्चन जो है वो किस टाइप से आ सकते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है। ठीक है, तो ज्ञान प्राप्त करना, मानव का विकास करना, धन कमाना, समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि वो क्या करे, हमारे लिए जो है हमारे व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान दे, मानव के विकास में अपना योगदान। तो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो उद्देश्य हो सकता है किसी व्यक्ति के विकास में, शिक्षा का योगदान जो है वो महत्वपूर्ण होता है। फिर टी रेमंड के अनुसार शिक्षा क्या है। तो एक प्रक्रिया जो मानव को जन्म से वृद्धावस्था तक विकसित करती है, एक प्रक्रिया जो मानव को जन्म से युवावस्था तक विकसित करती है, या एक प्रक्रिया जो मानव के शारीरिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण के अनुकूल बनाती है, मतलब उसे अपने वातावरण के अनुसार जो है बदलती है। तो आप कहिए कि उपरोक्त जितनी भी बातें हैं वो क्या करती हैं, बिल्कुल सही है। क्योंकि शिक्षा, हमने बात की थी कि अलग अलग लोगों के द्वारा क्या है, शिक्षा के अलग अलग मीनिंग आपको बताए गए थे कि शिक्षा जो है वो कैसी होती है। तो एजुकेशन क्या करती है, व्यक्ति की एक जीवन पर्यंत चलने वाली, हमने कहा था ये क्या है, जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रोसेस है। ठीक है, आपके जन्म से लेकर युवावस्था तक जो है ये आपके विकास के, पर ध्यान केंद्रित करती है। आपके शारीरिक, सामाजिक वातावरण के अनुसार जो है शिक्षा देने की आवश्यकता जो है वो होती है। तो हम कहेंगे कि टी रेमंड के अनुसार उपरोक्त जितने भी कथन बताए गए हैं वो सब क्या है, बिल्कुल सही है। फिर शिक्षा, शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, यानी शिक्षा शब्द का अर्थ क्या होता है, सीखना, सिखाना, पालन पोषण करना या फिर सभी। तो हमने देखा था कि जो शिक्षा है यानी एजुकेशन जो शब्द है वो तीन शब्दों, एजुसियर, एजुकेयर, एजुकेशन में जो लैटिन भाषा से लिए गए शब्द थे उनसे बनता है, जिसका मतलब होता है सीखना, सिखाना, पालन करना या पालन पोषण करना। तो आप कहेंगे कि उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, इसके शाब्दिक अर्थ को दर्शा रहे हैं। जिसमें हमने कहा था कि पोषित करना जो होता है, न्यूट्रिशन करना, इसी को हम पोषण करना कहते हैं। तो शिक्षा का मुख्य कार्य क्या हो सकता है, शिक्षा के मुख्य कार्य की बात करते हैं तो शिक्षा बच्चे की शरीर और मानसिक क्षमता का विकास करती है, बच्चे को केवल सिद्धांतिक ज्ञान प्रदान करती है, बच्चे को समाज में प्रतिष्ठित बनाना, बच्चे को धनवान बनाना। तो शिक्षा का मुख्य कार्य क्या होता है कि शिक्षा क्या करती है, बच्चे की शारीरिक और मानसिक क्षमताओं का विकास करती है, ताकि वो अपनी शरीर की आधार पर भी विकसित हो सके और मानसिक गतिविधियों में शामिल होकर उसका मानसिक विकास को भी क्या करेगी, प्रोत्साहित करती है। फिर शिक्षा के द्वारा क्या विकसित हो सकता है, केवल शरीर की क्षमता, केवल मानसिक क्षमता, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक आध्यात्मिक क्षमता, या फिर उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो शिक्षा के माध्यम से हम बात करते हैं कि शिक्षा जो है किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देती है। इसलिए हम कहते हैं कि शिक्षा कैसी होनी चाहिए, शिक्षा जो है वो किसी भी व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक और आध्यात्मिक सभी प्रकार के विकास में अपना योगदान देने वाली होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में, एक अच्छी शिक्षा प्रणाली की क्या विशेषता जो है होनी चाहिए। तो अच्छी शिक्षा प्रणाली की जब हम बात करते हैं तो केवल सैद्धांतिक ज्ञान पर केंद्रित है, सिद्धांत मतलब प्रिंसिपल के आधार पर आपको शिक्षा दे रही है, व्यवहारिक या सिद्धांत के आधार पर ज्ञान में संतुलन लेकर आ रही है, केवल व्यवहारिक ज्ञान आपको जो है प्रदान कर रही है या उस पर ध्यान केंद्रित कर रही है, या फिर उपरोक्त सभी। तो जब हम बात करते हैं किसी अच्छी शिक्षा प्रणाली की, एक अच्छे एजुकेशन सिस्टम की या प्रोसेस की, तो उसकी विशेषता क्या होती है कि वो आपको व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ सिद्धांत के आधार पर यानी प्रिंसिपल, तथ्य या फिर सत्य के आधार पर जो है वो ज्ञान देने की कोशिश करे। तो हम कहेंगे कि दोनों ही चीजों को क्या करती है, ये साथ लेकर चलती है। फिर एक शिक्षा का मुख्य केंद्र क्या होना चाहिए। ठीक है, मुख्य मतलब किसके आधार पर शिक्षा जो है तैयार करनी चाहिए, शिक्षा देनी चाहिए, क्या शिक्षक के आधार पर, छात्र के आधार पर, पाठ्यक्रम के आधार पर, या फिर उपरोक्त सभी। तो सबसे ज्यादा फोकस जो है वो हमारा किस पर होता है, छात्र पर होता है, क्योंकि छात्र जो है उसको सिखानी है। तो हम बात करते हैं कि उसके सर्वांगीण विकास में जो चीजें
ज्यादा महत्वपूर्ण, ज्यादा योगदान देने वाली होती हैं, उस आधार पर जो है शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए, जो छात्र की क्या करती है, आवश्यकताओं को और उनकी रुचियों को ध्यान में रखकर देनी चाहिए। फिर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? शिक्षा के मुख्य उद्देश्य की जब हम बात करते हैं, ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्ति का विकास करना, धन कमाना, या फिर समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करना, प्रतिष्ठा यानी सम्मान प्राप्त करना। तो हम कहेंगे कि शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है, कि वो क्या करे, किसी व्यक्ति के विकास में अपना योगदान दे। ठीक है, तो व्यक्तित्व का विकास क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। फिर शिक्षा के द्वारा क्या हासिल किया जा सकता है? केवल सैद्धांतिक ज्ञान, व्यवहारिक ज्ञान और कौशल, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप ये देखेंगे शिक्षा क्या करती है, शिक्षा आपको सिद्धांत का ज्ञान भी देती है, व्यवहारिक ज्ञान भी देती है, कौशल भी आपके अंदर विकसित करती है, और आपके सर्वांगीण विकास को क्या करती है, फोकस करती है। तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी जो है वो सही है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षा का महत्व क्यों है? शिक्षा इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण क्यों है हमारे लिए? यह हमें समाज में प्रतिष्ठा या प्रतिष्ठित बनाती है, यह हमें धनवान बनाती है, यह हमारे व्यक्तित्व का विकास करती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो आप ये देखेंगे शिक्षा हमारे लिए इतनी महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में अपना योगदान देती है, आपके हर एक जो पक्ष है उसको विकसित करने में सहयोग करती है। क्वेश्चन नंबर 11, एक शिक्षित व्यक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं? यह केवल सिद्धांतिक ज्ञान रखता है, मतलब जो किताबों में या सिद्धांत के आधार पर जो ज्ञान है, क्या केवल उस ज्ञान को महत्व देता है, या फिर व्यवहारिक ज्ञान और कौशल का ज्ञान रखता है? वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर चुका है, या उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे उपरोक्त सभी जो है वो क्या है, किसी भी शिक्षित व्यक्ति की विशेषता हो सकती है। ठीक है, तो मतलब कि कोई शिक्षित व्यक्ति, एक अच्छा एजुकेटेड पर्सन जो है वो क्या करेगा, हर तरह के ज्ञान को अपने साथ या अपने अंदर रखेगा, कि उसके पास क्या है, शिक्षक यानी शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उसके आधार पर जो ज्ञान, जो नियम उसने सीखे हैं वो भी उसे आएंगे। उसके अंदर क्या होगा, व्यवहारिक ज्ञान होगा, क्योंकि हमारी जो शिक्षा है वो फॉर्मल और इनफॉर्मल, औपचारिक और अनौपचारिक दोनों प्रकार की शिक्षा प्रदान करती है। और इसके साथ साथ ही व्यवहारिक ज्ञान के साथ साथ ही क्या करता है, आपके अंदर स्किल यानी कौशल को विकसित करता है। आप कह सकते हैं कि हम क्या करते हैं, एक अच्छी शिक्षा उसे मानते हैं जो किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान देती है। तो शिक्षित व्यक्ति में क्या है, इन सभी चीजों को ये का ज्ञान जो है वो देखने को मिलेगा। फिर शिक्षा का समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है? शिक्षा समाज को शिक्षित और सभ्य बनाती है, यह समाज को धनवान बनाती है, यह समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, उपरोक्त सभी? तो हम कहेंगे कि शिक्षा क्या करती है, शिक्षा यह समाज में शिक्षित यह समाज को क्या करती है, शिक्षित और सभ्य बनाती है। फिर शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? शिक्षा का मुख्य उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो केवल ज्ञान देना, सर्वांगीण विकास करना, किसी व्यक्ति का धन या पद देना, समाज में प्रतिष्ठा देना। तो किसी भी शिक्षा का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होगा, किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में उसका योगदान। तो हम कहेंगे कि सर्वांगीण विकास करना क्या है, शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है। शिक्षा के द्वारा क्या विकसित होता है? केवल बुद्धि क्षमता विकसित होती है, शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक क्षमता विकसित होती है, केवल शारीरिक क्षमता विकसित होती है, केवल भावनात्मक क्षमता विकसित होती है? तो हम जानते हैं कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा हमारी शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक तीनों प्रकार की क्षमताओं का क्या करता है, विकास करती है। फिर शिक्षा का महत्व किसके लिए है? केवल छात्र के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, पूरे समाज के लिए, या केवल धनवान लोगों के लिए? तो हमें पता है कि शिक्षा क्या है, हमारे समाज के लिए बहुत जरूरी है, इसलिए क्या करती है, ये हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इसलिए हम समाज में हर एक व्यक्ति के शिक्षित होने की बात करते हैं, उन्हें शिक्षा दिलाने की बात करते हैं, क्योंकि हमारे समाज के हर एक व्यक्ति को क्या करती है, शिक्षा प्रभावित करती है। फिर शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, कि शिक्षा के शब्द के अनुसार है उसका उत्तर क्या हो सकता है? तो शिक्षा का शाब्दिक अर्थ सीखना, सिखाना, पालन पोषण और उपरोक्त सभी। तो अभी हमने पढ़ा था कि शिक्षा का शाब्दिक अर्थ जो है वो इन सभी को क्या करता है, परिभाषित करता है।
कि एजुकेशन जो है वो सीखने सिखाने और पोषण करने दोनों तीनों चीजों पर क्या करता है, जोर देता है। फिर हम बात करेंगे शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में योगदान देना, धन कमाना या समाज में प्रतिष्ठा प्रदान करना। तो शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा कि किसी व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में वो क्या करे, अपना योगदान दे। फिर शिक्षा के द्वारा हम क्या हासिल कर सकते हैं, क्या प्राप्त कर सकते हैं। तो शिक्षा के द्वारा हम ये देखेंगे कि क्या केवल सिद्धांतिक ज्ञान मिलता है, व्यवहारिक ज्ञान और कौशल, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा के माध्यम से हमें ये सब चीजें सीखने का जो है अवसर मिलता है कि व्यक्ति को सिद्धांत का ज्ञान भी होता है, व्यवहारिक ज्ञान भी होता है, उसके कौशल यानी स्किल्स भी जो है वो विकसित होते हैं, और इसलिए हम कहते हैं कि ये क्या कर रहा है, हमारे सर्वांगीण विकास को फोकस करता है। एक शिक्षित शिक्षित व्यक्ति की विशेषताएं क्या हो सकती हैं। जब हम एक शिक्षित व्यक्ति की बात करते हैं तो केवल सिद्धांतिक ज्ञान रखता है, केवल व्यवहारिक ज्ञान कौशल रखता है, वह अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास कर चुका है या उपरोक्त सभी। तो शिक्षित व्यक्ति के अंदर क्या होते हैं, सारे गुण जो है वो विद्यमान होते हैं, सारी क्वालिटीज उसके अंदर देखने को मिलती हैं। फिर शिक्षा का समाज के ऊपर क्या प्रभाव देखने को मिलता है। तो शिक्षा यह समाज को शिक्षित और सभ्य बनाती है, यह समाज को धनवान बनाती है, समाज में प्रतिष्ठा दिलाती है, ये उपरोक्त तो सभी। तो हमने देखा है कि शिक्षा क्या करती है, समाज शिक्षा का समाज पर प्रभाव ये पड़ता है कि वो समाज को शिक्षित और सभ्य दोनों बनाती है। ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए, ठीक है, हमें व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान करना जो है इसका उद्देश्य होना चाहिए। फिर शिक्षा के द्वारा किसको विकसित किया जा सकता है, क्या केवल बुद्धि को या क्षमता को, शारीरिक मानसिक भावनात्मक क्षमता को, केवल शारीरिक क्षमता को या केवल भावनात्मक क्षमता को। तो हम देखते हैं कि शिक्षा के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के माध्यम से हम किसी भी व्यक्ति की शारीरिक मानसिक और भावनात्मक सभी प्रकार की क्षमताओं का क्या कर सकते हैं, विकास कर सकते हैं। शिक्षा का महत्व किसके लिए है, केवल छात्रों के लिए, केवल शिक्षकों के लिए, पूरे समाज के लिए या फिर धनवान लोगों के लिए। तो शिक्षा किसके लिए, सभी के लिए जो है समान रूप से महत्वपूर्ण होती है। तो हम कहेंगे पूरे समाज के लिए क्या है, शिक्षा जो है वो महत्वपूर्ण होती है। फिर शिक्षा के द्वारा क्या विकसित किया जा सकता है, ठीक है, शिक्षा के द्वारा हम अलग अलग जो हमारे एस्पेक्ट्स हैं उनको क्या कर सकते हैं, उनको विकसित कर सकते हैं, जैसे शारीरिक विकास, मानसिक विकास और भावनात्मक क्षमता। फिर निर्देशन में शिक्षक की क्या भूमिका होती है। निर्देशन यानी गाइडेंस देना, मार्गदर्शन करना, ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्ति का विकास करना या उपरोक्त तो सभी। तो निर्देशन में शिक्षक क्या करता है, वो बच्चे को मार्गदर्शन भी करता है, ज्ञान भी देता है और उसके व्यक्तित्व का विकास भी करता है। तो काम कहेंगे उपरोक्त सभी जो है वो सही है, ऑप्शन डी। फिर हम बात करेंगे शिक्षा और प्रशिक्षण में क्या अंतर होता है। शिक्षा और प्रशिक्षण में हमने बात की थी कि शिक्षा क्या है, एक बहुत ज्यादा व्यापक जो क्षेत्र होता है, और प्रशिक्षण क्या होता है, बहुत सीमित होता है। तो शिक्षा का व्यापक है और प्रशिक्षण क्या है, संकुचित है। क्या शिक्षा संकुचित है या प्रशिक्षण व्यापक है। शिक्षा और प्रशिक्षण दोनों समान है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अभी हमने देखा कि शिक्षा क्या है, बहुत ज्यादा व्यापक फैलाव वाला, शिक्षा में हर एक क्षेत्र को शामिल किया जाता है, जबकि जो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग है वो कैसी होती है, संकुचित होती है, सीमित होती है। शिक्षा की क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं। तो यह एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होता है, यह केवल जीवन पर्यंत जारी रहता है, हमेशा हमेशा चलने वाली एक प्रोसेस है, यह केवल व्यावसायिक कौशल को प्रदान करती है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो शिक्षा की व्यवस्था क्या है कि ये क्या है, ये इसलिए ज्यादा विशेष है क्योंकि ये जन्म से लेकर हमारी मृत्यु तक जो है चलने वाली एक प्रक्रिया है, लाइफ लॉन्ग या लाइफ टाइम चलने वाली आप प्रोसेस इसे कह सकते हैं। तो हम कहेंगे जीवन पर्यंत जारी रहती है, हमेशा चलती रहती है। प्रशिक्षण से की क्या विशेषता है। प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग की जब हम बात करते हैं तो क्या ये व्यापक प्रक्रिया है, यह एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित है, यह जीवन पर्यंत जारी रहती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवन पर्यंत बिल्कुल भी नहीं चलती क्योंकि इसका क्षेत्र जो है वो सीमित होता है, क्योंकि प्रशिक्षण का क्या होता है, एक समय सीमा अवधि होती है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, एक निश्चित समय पाठ्यक्रम पर ही क्या है आधारित होती है, और इसकी
एक सीमा होती है। तो आपका कि प्रशिक्षण क्या है, एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित एक क्या है, ट्रेनिंग का हिस्सा होता है। फिर शिक्षा का उद्देश्य क्या है? शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञान देना, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में व्यावसायिक कौशल प्रदान करना, या उपरोक्त सभी। तो हम कहेंगे सभी जो है क्या है, हमारी शिक्षा के उद्देश्य है कि वो मनुष्य को ज्ञान भी देती है, व्यक्ति के सर्वांगीण विकास में अपना योगदान भी देती है, और व्यावसायिक कौशल प्रदान करने में भी क्या करती है, सहयोग करती है। तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी जो है शिक्षा के उद्देश्य हो सकते हैं। फिर प्रशिक्षण का क्या उद्देश्य होता है? प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग हम क्यों लेते हैं? तो व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए होती है, व्यावसायिक कौशल प्रदान करती है, ज्ञान प्रदान करती है, उपरोक्त सभी। तो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग हम कब लेते हैं? जब हम किसी पर्टिकुलर फील्ड के लिए कार्य कर रहे हैं, किसी एक निश्चित संस्था के लिए कार्य कर रहे हैं। तो आप कहेंगे ये क्या करता है, ये आपको व्यावसायिक ज्ञान और कौशल जो है प्रदान करता है, और जिस फील्ड की आप ट्रेनिंग ले रहे हैं उसी फील्ड का ये आपको नॉलेज देता है। फिर शिक्षा को एक त्रिमुखी प्रक्रिया में शामिल, शिक्षा की त्रिमुखी प्रक्रिया में क्या शामिल है? केवल शिक्षक, केवल बालक, शिक्षक बालक, या पाठ्यक्रम, या फिर उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो त्रिमुखी प्रोसेस के बारे में हमने कल पढ़ा था कि ये ट्राइपोलर होता है, और ट्राइपोलर में तीन क्षेत्र होते हैं हमारे पास, शिक्षक, बालक और पाठ्यक्रम। तीनों ही क्या है इसके लिए महत्वपूर्ण है। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की क्या भूमिका होती है? क्या मार्गदर्शन करना, क्या ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक की जो भूमिका होती है वो बच्चे को ज्ञान भी देता है, सिखाता भी है, उसके मार्गदर्शन का भी कार्य करता है, सही दिशा उसे दिखाता है, व्यक्ति के विकास में योगदान देता है। तो आप कहेंगे उपरोक्त सभी जो है शिक्षक की भूमिका में शामिल है। फिर शिक्षक की प्रतिभा में बालक की भूमिका क्या होती है? कि शिक्षा की जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, उसमें बच्चे की क्या इम्पोर्टेंस आपको देखने को मिलती है? तो केवल ज्ञान प्राप्त करना, व्यक्तित्व विकास करना, सीखने और ग्रहण करने की प्रक्रिया में सक्रिय रहना, और उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे कि बच्चा क्या है? बच्चा एक जो उपरोक्त सभी यानी कि बच्चा जो है वो अपने व्यक्तित्व को विकसित भी करता है, सीखने और सिखाने की जो क्रिया है, जो आप कहेंगे कि जो प्रोसेस है, उसमें क्या रहता है, एक्टिव रहता है, गतिशील रहता है, और अपने आप को क्या करता है, विकसित करता है। तो आप कह सकते हैं कि ये क्या करता है, ये इस प्रक्रिया में बालक जो है वो इन सभी भूमिकाओं में क्या है, महत्वपूर्ण है। फिर हम बात करेंगे कि शिक्षा के द्वारा क्या हासिल किया जा सकता है, कि शिक्षा से आपको क्या प्राप्त हो सकता है। तो क्या केवल सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त होता है, केवल व्यवहारिक ज्ञान प्राप्त होता है, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है, या फिर उपरोक्त सभी। तो शिक्षा क्या करती है, उपरोक्त सभी चीजें जो है उससे हमें शिक्षा से प्राप्त होती हैं, ज्ञान भी, व्यवहारिक ज्ञान भी, कौशल भी, और सिद्धांतिक ज्ञान भी, और हमारे सर्वांगीण विकास में। निर्देशन में शिक्षक की भूमिका क्या होती है? निर्देशन यानी मार्गदर्शन करना, ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, या उपरोक्त सभी। तो निर्देशन यानी किसी बच्चे को या बालक को ज्ञान देना, या फिर आप कह सकते हैं उसका मार्गदर्शन करना, उसके व्यक्तित्व का विकास करना, ये सभी निर्देशन की भूमिका में शामिल हैं। पाठ्यक्रम की भूमिका में शिक्षक की क्या प्रक्रिया आपको देखने को मिलती है? तो पाठ्यक्रम की भूमिका में शिक्षा की प्रक्रिया में ज्ञान प्रदान करना, व्यक्ति का विकास करना, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करना, उपरोक्त सभी। तो आप कहेंगे कि पाठ्यक्रम की भूमिका में शिक्षा की जो प्रक्रिया है वो इन सभी चीजों को साथ लेकर चलती है, कि ज्ञान भी देती है, व्यक्ति के विकास में भी योगदान देती है, शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित भी करती है, कि हमें किसी भी चीज को अगर हम पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो उसको पढ़ाने का हमारा उद्देश्य क्या है, ये हमारा पाठ्यक्रम ही जो है वो क्या करता है, निर्धारित करता है। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में मनोवैज्ञानिक पहलू का क्या महत्व है, कि मनोविज्ञान के आधार पर शिक्षा का क्या महत्व है? बालक की रुचि और क्षमताओं को समझना, शिक्षक की योग्यता को बढ़ाना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, या उपरोक्त में से
कोई नहीं। तो मनोविज्ञान किसकी बात करता है? वो बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार, उसकी रुचि के अनुसार बच्चों को सिखाने की बात करता है, जिसमें हम खेल विधि के बारे में पढ़ते हैं, खोज विधि के बारे में आपने पढ़ा, प्रयोग विधि आपने पढ़ी। तो ये सारी विधियां जो है किसको दर्शाती है? मनोवैज्ञानिक जो हमारा पहलू है उसको इंडिकेट करती है। तो हम कहेंगे कि ये क्या है? ये मनोविज्ञान को अधिक महत्व देता है। शिक्षा की प्रक्रिया में सामाजिक पहलू का क्या महत्व होता है समाज के आधार पर? तो हम कहेंगे कि बालक समाज के नियम और मूल्यों से परिचित कराना इसका महत्व स्थान होता है। शिक्षक की योग्यता को बढ़ाना, पाठ्यक्रम को निर्धारित करना, या उपरोक्त में से कुछ नहीं। तो हम कहेंगे कि जब हम समाज के आधार पर शिक्षा की बात करते हैं, सामाजिक पहलू की बात करते हैं शिक्षा में, तो ये क्या करेगा? बच्चे के अंदर उन नियमों को, उन मूल्यों को क्या करेगा? समावेशित करने की कोशिश करेगा जो हमारे समाज के लिए आवश्यक है। तो समाज को बालक को समाज के नियम और मूल्यों के आधार पर उससे परिचित कराना। फिर शिक्षा की जो प्रक्रिया है, शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक और बालक के बीच में क्या संबंध होना चाहिए? औपचारिक और दूर संबंध होना चाहिए, मित्रपूर्ण और सहयोगात्मक संबंध होना चाहिए, केवल अनुशासनात्मक संबंध होना चाहिए, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो जब हम बात करते हैं कि एक शिक्षा, एजुकेशन जो है बच्चे और अध्यापक के बीच में चलने वाली एक प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में छात्र और अध्यापक के बीच में कैसा संबंध होना चाहिए? मित्रतापूर्ण और सहयोगात्मक। की एक दूसरे को दोनों क्या कर रहे हैं? सहयोग करेंगे, एक दूसरे को दोनों क्या करेंगे? बेहतर तरीके से सहयोग करेंगे, ताकि जो है शिक्षा की प्रक्रिया को सरल और आसान बनाया जा सके। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का क्या महत्व देखने को मिलता है? यह शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करती है, यह शिक्षक की योग्यता को बढ़ावा देती है, यह बालक की रुचियों को समझने में सहायता करती है, या फिर उपरोक्त सभी? तो हम ये कहेंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया में जो पाठ्यक्रम है उसका विशेष स्थान ये होता है कि वो क्या कर रहा है? शिक्षा की प्रक्रिया में पाठ्यक्रम का महत्व कि शिक्षा के उद्देश्यों को निर्धारित करता है, बच्चों की रुचियों के अनुसार उसे सिखाता है, उसकी योग्यताओं को बढ़ावा देता है। तो कहेंगे उपरोक्त सभी जो है वो इसके संबंध में सही हैं। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी का क्या महत्व है? कि बच्चा जो है एक्टिव रहता है, उस एक्टिवनेस से हमारा क्या प्राय है? तो ये बालक को सीखने में मदद करता है, शिक्षक की योग्यता को बढ़ावा देता है, पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में सहयोग करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि जब हम बात करते हैं शिक्षा की प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी, तो ये क्या करता है? ये बच्चे के सीखने में सहायता करता है कि शिक्षा की यानी एजुकेशन का जो हमारा प्रोसेस है, वो प्रोसेस क्या करेगा? बच्चे को सक्रिय भागीदारी रखेगा। तो जब वो एक्टिव रहेगा, एक्टिव यानी कि जब वो क्या करेगा? एक्टिविटी में, गतिविधियों में क्या करेगा? अपने आप को एक्टिव रखेगा, उसमें रुचि लेगा, तो बेहतर तरीके से सीख पाएगा। तो हम कहेंगे कि इस प्रकार की जो शिक्षा है जिसमें बच्चा क्या रहता है? एक्टिव रहता है, वो क्या करेगा? बालक को सीखने में मदद करेगा। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षा की प्रशिक्षण और का क्या महत्व होता है? यह शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराता है, यह बालक की रुचियों को समझने में सहायता करता है, यह पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में मदद करेगा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो हम कहेंगे कि शिक्षा की प्रक्रिया यानी एजुकेशन का जो प्रोसेस है उसमें शिक्षण का प्रशिक्षण, मतलब एक टीचर की जो ट्रेनिंग है उसका महत्व ये है कि वो बच्चों को आधार पर जो है शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों से परिचित कराएगा, ताकि वो इन विधियों का इस्तेमाल करके अपनी शिक्षा को जो है वो सरल और सहयोगी बना सके, बच्चों के सीखने के लिए जो अवसर हैं उनको अवसर को क्या करा सके? उन्हें उपलब्ध करा सके। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में बालक की सक्रिय भागीदारी का क्या महत्व होता है? ठीक है, कि बच्चा, हम जो बात करते हैं कि बच्चा कैसा होना चाहिए? बच्चा एक्टिव रहना चाहिए शिक्षा में। ठीक है, तो एक्टिव से मतलब है कि जैसे वो जो भी आप गतिविधियां बच्चे को करा रहे हैं, उन गतिविधियों के आधार पर आपने जो भी मटेरियल चयन किया है, ठीक है, वो कैसा होना चाहिए? बच्चे की रुचि के आधार पर होना चाहिए, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाला होना चाहिए, उसकी योग्यताओं को विकसित करने वाला होना चाहिए। अगर इस प्रकार की सामग्री का आप चयन करते हैं तो इस प्रकार से बच्चा क्या रहेगा? ऐसी गतिविधियों में वो हमेशा एक्टिव रहेगा। एक्टिव रहेगा मतलब वो
जो भी एक्टिविटी आप करा रहे हैं उसमें क्या लेगा, भाग लेगा, उसको अपनी रुचि के आधार पर जो है सीखने का प्रयास करेगा, नई जो हमारी नॉलेज है या फिर नए ज्ञान की खोज करने के लिए क्या करेगा, ये उसको प्रेरित करेगा। मतलब कुछ भी नया जब बच्चे को दिखेगा तो ये सोचेगा कि इसका क्या महत्व है, ये क्या होता है, उसे उसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। इसी को हम कहते हैं कि बच्चा क्या है, सक्रिय हो रहा है। तो यह बालक को सीखने में मदद करता है, यह शिक्षक की योग्यता को बढ़ावा देता है, यह पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में सहायता करता है, यह उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि ये क्या करता है, ये बच्चे को सीखने में क्या करता है, सहयोग करता है, यानी बच्चे को सीखने के अवसर देगा, बच्चे को सीखने में क्या कर रहा है, सहयोग कर रहा है। तो यह बालक के सीखने में क्या करता है, सहायता करता है, मदद करता है। फिर शिक्षा की प्रक्रिया में शिक्षक के प्रशिक्षण का क्या महत्व है। तो शिक्षा की ट्रेनिंग की हम बात कर रहे थे। तो यह शिक्षक को नवीनतम शिक्षण विधियों से परिचित कराता है, यह बालक को के रुचि के आधार पर सिखाने की बात करता है, यह पाठ्यक्रम को निर्धारित करने में मदद करता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम में शिक्षक की ट्रेनिंग की, तो ये क्या करता है, बच्चों शिक्षक को नवीन शिक्षण विधियों से क्या कराता है, नई शिक्षण की जो विधियां होती हैं, नए टीचिंग मेथड्स होते हैं, उनसे परिचित कराता है। और अगर उसे नए ट्रेनिंग मेथड्स के बारे में पता लगेगा, मतलब ऐसी विधियां जो बच्चे के लिए उपयोगी हैं, या फिर ऐसे मटेरियल या ऐसी कोई भी चीज जिसका उपयोग हम क्या कर सकते हैं, शिक्षा के क्षेत्र में कर सकते हैं, तो ये क्या करता है, शिक्षा को बढ़ावा देता है, उसको बेहतर बनाता है। फिर शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण तत्व क्या हो सकता है, क्या प्रशिक्षण और वातावरण के अनुसार व्यक्ति की प्रतिक्रिया की, हमारा जो ट्रेनिंग है उस ट्रेनिंग का जो वातावरण है उसके अनुसार व्यक्ति क्या करता है, जो प्रतिक्रिया दे रहा है, कि अपने जो भी वो अनुभव दे रहा है। फिर संतुलित और सामंजस्यपूर्ण विधि, संतुलित यानी कि एक बैलेंस जो एनवायरनमेंट है वैसा, या फिर एक ऐसा विकास जिसमें हर एक चीज को हमने क्या किया है, संतुलित करना किया है, यानी हर एक चीज को हम क्या कर रहे हैं, फोकस कर रहे हैं, या फिर उपरोक्त में से दोनों, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि जब हम शिक्षा की बात करते हैं, एजुकेशन की, तो एजुकेशन में हमारे वातावरण के आधार पर हमें सिखाया जाना चाहिए, हमारे प्रतिक्रियाओं की, कि जैसा आप क्या कर रहे हैं, रिस्पॉन्स कर रहे हैं, उस रिस्पॉन्स के आधार पर क्या किया जाएगा, आपको सिखाने की कोशिश की जाएगी। तो हम कहेंगे उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों जो है वो ठीक है। फिर शिक्षा का सामाजिक कार्य क्या होता है, व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में शिक्षित करना, केवल ज्ञान प्रदान करना, केवल व्यक्ति का विकास करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे ये सामाजिक कार्य की जब हम बात करते हैं, तो व्यक्ति को सामाजिक वातावरण में क्या है, शिक्षित करना क्या है, शिक्षा का सामाजिक कार्य होता है। कि सामाजिक कार्य का मतलब हम कहेंगे कि जब स्कूल का निर्माण होता है, स्कूल जो है वो क्या है, हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमारी सोसाइटी का क्या है, एक पार्ट है, ठीक है। और इसी समाज में हम क्या करते हैं, स्कूल की स्थापना करते हैं। तो इसका जो वातावरण है वो भी कैसा रखना चाहते हैं, हम समाज के अनुसार रखना चाहते हैं, समाज के आधार को, या फिर ऐसे वैसा वातावरण जो क्या करेगा, आपके सामाजिक वातावरण में शिक्षा देने में आपको सहयोग करेगा। फिर है विशिष्ट शिक्षा, जिसे आप कहते हैं स्पेशल एजुकेशन, कि हमने पढ़ा था शिक्षा के जो स्वरूप होते हैं उसमें औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, प्रत्यक्ष शिक्षा, अप्रत्यक्ष शिक्षा, ठीक है। तो हम इतने इसी में पढ़ा था विशिष्ट और सामान्य शिक्षा। तो विशिष्ट शिक्षा का क्या लाभ है, इसमें छात्रों को सामान्य जीवन के लिए तैयार किया जाता है, इसमें छात्रों को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार किया जाता है, इसमें कोई भी व्यक्तिगत ध्यान जो है उन पर नहीं दिया जाता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो विशिष्ट शिक्षा, जब हमने बात की थी कि स्पेशल हम किसी सब्जेक्ट को अगर पढ़ रहे हैं, तो वो हम इसलिए पढ़ते हैं ताकि हम क्या कर सके, किसी विशेष व्यवसाय के लिए अपने आप को तैयार कर सके। जैसे आपको किसी भी चीज की, जैसे आप मान लीजिए आप टीचिंग की जो ट्रेनिंग ले रहे हैं, या एनटीटी का कोर्स कर रहे हैं, तो वो क्या है, आपके व्यवसाय, आपके उस क्षेत्र से जुड़ी हुई है, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इस चीज को पढ़ रहे हैं। तो इसमें आप कह सकते हैं कि कोई भी छात्र किस आधार पर क्या करता है, शिक्षा में विशिष्ट शिक्षा का चयन करता है, मतलब किसी भी स्पेशल आप कह सकते हैं सब्जेक्ट को अगर आप क्या कर रहे हैं, चुन रहे हैं, तो उस चुनने का आधार क्या हो सकता है, कि आप उस क्षेत्र में क्या करना चाहते हैं, व्यवसाय करना चाहते हैं, कार्य करना चाहते हैं,
या फिर आपकी रुचि का क्षेत्र है, मतलब आपको काम करना अच्छा लगता है इसलिए आप उसे सीख रहे हैं। तो विशिष्ट शिक्षा के ऐसे कारण हो सकते हैं। फिर है अनौपचारिक शिक्षा का महत्व। अनौपचारिक यानी इनफॉर्मल एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो यह एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है जो विभिन्न अनुभव प्रदान करती है। इसमें शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव नहीं होता है या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम अनौपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो अनौपचारिक शिक्षा शिक्षा के दो रूप होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। और ये अनौपचारिक शिक्षा जो है वो जीवन पर्यंत चलने वाली क्या है, एक प्रक्रिया है जो आपको अनुभव के आधार पर सिखाने की कोशिश करती है। तो हम कहेंगे यह जीवन भर चलती है और व्यक्ति को विभिन्न अनुभव जो है वो प्रदान करती है। फिर औपचारिक शिक्षा की विशेषताओं की बात करेंगे कि औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं। औपचारिक शिक्षा जो आपको विद्यालय, स्कूल और कॉलेज में प्राप्त होती है, क्या ये जीवन भर चलती है? यह एक निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। इसमें कोई व्यक्तिगत चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम औपचारिक शिक्षा की बात करते हैं तो औपचारिक शिक्षा क्या है, ये निश्चित होती है, फिक्स होता है कि हर एक चीज की एक समय सीमा, समय अवधि होती है। पाठ्यक्रम की भी एक अपनी पहले से पूर्व निर्धारित चीजें होती हैं जिस आधार पर हम क्या करते हैं, शिक्षा की व्यवस्था करते हैं। तो आप कहेंगे कि क्या है, निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है। फिर व्यक्तिक शिक्षा का क्या महत्व होता है, यानी कि जो व्यक्ति के आधार पर दी जाती है, किसी एक व्यक्ति की रुचि के आधार पर या फिर उसकी योग्यता के आधार पर दी जाने वाली शिक्षा को व्यक्तिगत शिक्षा का रूप कहते हैं। इसमें छात्रों को समूह में शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षक और छात्र को उसकी रुचि के अनुसार सिखाते हैं। इसमें व्यक्तिगत चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता या फिर उपरोक्त सभी। तो व्यक्तिगत शिक्षा जिसमें हम किसी व्यक्ति की विचारधाराओं पर उसकी रुचि के आधार पर उसको सिखाने की कोशिश करते हैं। तो हम कहेंगे कि इसमें शिक्षक जो है वो छात्र की क्षमताओं के आधार पर क्या करता है, उसको उसकी रुचि के अनुसार सिखाने का प्रयास करेगा। फिर सामान्य शिक्षा का क्या उद्देश्य होता है। सामान्य शिक्षा यानी जो जनरल एजुकेशन है। तो जनरल एजुकेशन और विशिष्ट शिक्षा दोनों में अंतर पढ़ा था आपने। छात्रों को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करना, छात्रों को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना, छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान देना या उपरोक्त में से सभी। तो सामान्य यानी जनरल एजुकेशन जो है वो क्या करती है, आपको सामान्य जीवन के लिए क्या करेगी, तैयार करेगी। मतलब एक सामान्य ज्ञान जो है वो आपको देती है आपके व्यवहारिक जीवन के लिए। फिर है सकारात्मक शिक्षा जिसे हम कहते हैं पॉजिटिव एजुकेशन की जो विशेषताएं हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो इसमें छात्रों को स्वयं अनुभव के आधार पर सीखने का अवसर मिलता है। इसमें पूर्व निश्चित मूल्यों पर सिखाया जाता है। इसमें शिक्षक व्यक्तिगत प्रभाव जो है उस पर नहीं होता या फिर उपरोक्त में से सभी। तो सकारात्मक यानी पॉजिटिव एजुकेशन की जब हम बात करते हैं तो ये क्या करता है, आपको पूर्व निश्चित जो आधारित मूल्य हैं ऊपर सिखाता है कि पहले से हमने जो मूल्य नीति या जो भी नियम बनाए हैं उस आधार पर आपको शिक्षित करने की बात करती है सकारात्मक शिक्षा। फिर शिक्षा के प्रकारों में कौन सा जीवन भर चलता है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, विशिष्ट शिक्षा या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जीवन पर्यंत चलने वाली शिक्षा कौन सी होती है, अनौपचारिक शिक्षा, जो आपके जन्म से शुरू होकर आपकी मृत्यु तक जो है वो चलती रहती है। कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने का जो अनुभव है वो प्राप्त होता है। विशिष्ट शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। विशिष्ट शिक्षा यानी जो किसी विशेष चीज के लिए जो है आप पढ़ रहे हैं। तो छात्रों को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना, छात्रों को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करना, छात्रों को सिद्धांत का ज्ञान देना या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहते हैं कि जब हम विशिष्ट शिक्षा की बात करते हैं तो ये क्या करती है, छात्र को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार कर रही है। यानी आप जब भी किसी प्रकार के विशेष विषय को पढ़ रहे हैं, विशेष चीज आप सीख रहे हैं, वो आप अपने व्यवसाय या फिर आजीविका के लिए सीख रहे हैं या फिर इसलिए ताकि आपकी, क्योंकि आपकी उसमें रुचि है। सामूहिक शिक्षा का क्या लाभ है। इसमें शिक्षक एक छात्र को व्यक्तिगत ध्यान दे सकते हैं। इसमें छात्र के समूह में शिक्षा दी जाती है। इसमें व्यक्तिगत चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता है। उपरोक्त में से सभी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि सामूहिक शिक्षा क्या है, जब हम क्या करते हैं, एक छात्र समूह को एक ही बार में जो है पढ़ाया जाता है। तो वर्तमान की जो प्रणाली है वो आपको इसी प्रकार की देखने को मिलती है। तो हम कहेंगे इसमें छात्रों को समूह में शिक्षा दी जाती है। मतलब एक ग्रुप हमारे पास होता है, जैसे क्लास है आपके पास, उसमें जितने ही बच्चे हों क्या है, उस ग्रुप का हिस्सा है। अप्रत्यक्ष शिक्षा की क्या विशेषता होती है। इसमें शिक्षक और छात्र के बीच सीधा संपर्क होता है। इसमें शिक्षक व्यक्तिगत प्रभाव जो है उसका पर नहीं होता। इसमें छात्रों को स्वयं को छात्र
स्वयं अपने अनुभव के आधार पर सीखने का जो है अवसर उसे मिलता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अप्रत्यक्ष शिक्षा, जिसमें हम कहते हैं कि ये क्या है, एक इनडायरेक्ट तरीका है। तो इसमें इसमें शिक्षक का व्यक्तिगत प्रभाव जो है आप पर नहीं होता, मतलब आप उसके डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। ठीक है, तो आप कहेंगे कि ये क्या है, अप्रत्यक्ष शिक्षा का एक रूप है। फिर है सामान्य शिक्षा के, जनरल शिक्षा के क्या उद्देश्य हो सकते हैं। सामान्य शिक्षा के उद्देश्य की जब हम बात करते हैं तो छात्रों को किसी विशेष व्यवसाय के लिए तैयार करना, छात्रों को सामान्य जीवन के लिए तैयार करना, छात्रों को केवल सैद्धांतिक ज्ञान के लिए ज्ञान प्रदान करना, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम सामान्य जनरल एजुकेशन की बात करते हैं तो ये क्या करता है, हमें सामान्य जीवन के लिए तैयार करता है। नकारात्मक शिक्षा की क्या विशेषता होती है, नेगेटिव एजुकेशन किसे कहते हैं। इसमें पूर्व निश्चित मूल्यों पर सिखाया जाता है। इसमें छात्रों को स्वयं अपने अनुभव के आधार पर सिखाने की बात की जाती है। इसमें शिक्षा का व्यक्तिगत प्रभाव होता है, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि जब नकारात्मक शिक्षा की बात होती है, नेगेटिव, तो इसमें बच्चा अपने अनुभव के आधार पर सीख रहा है, क्योंकि उस पर किसी का कोई नियंत्रण नहीं होता। बच्चा अच्छी चीज सीखे ऐसा भी कोई फिक्स नहीं होता, या जरूरी वही ज्ञान प्राप्त करे जो हम उसे देना चाहते हैं ऐसा भी जरूरी नहीं होता। तो हम कहेंगे इसमें छात्र क्या है, अपने अनुभव के आधार पर चीजों को सीखता है और उसे सीखने के अवसर दिए जाते हैं। फिर है अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता। अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता की जब हम बात करते हैं तो ये निश्चित पाठ्यक्रम पर आधारित होती है, या जीवन भर चलती है, यह केवल स्कूल में दी जाती है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो हम कहेंगे कि यह क्या है, यह जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया होती है, अनुभव पर आधारित नहीं होती, जीवन भर चलने वाली एक प्रक्रिया है जिसे हम अपने अनुभव के आधार पर जो है सीखते जाते हैं। प्रत्यक्ष शिक्षा की क्या विशेषता है, इसमें शिक्षक और छात्र सीधे संपर्क में नहीं होता। इसमें शिक्षक और छात्र सीधे संपर्क में होता है, केवल अनौपचारिक शिक्षा है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, और इसमें क्या होता है, शिक्षक और छात्र दोनों ही क्या होते हैं, अपने डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, कि छात्र पर अध्यापक का जो है सीधा प्रभाव आपको देखने को मिलता है। फिर है व्यक्तिगत शिक्षा के लाभ क्या होंगे। तो इसमें छात्रों को सामूहिक शिक्षा दी जाती है। इसमें शिक्षक एवं छात्र जो है उनकी रुचि के अनुसार जो है शिक्षक उन्हें सिखाते हैं। इसमें कोई व्यक्तिगत चीजों पर ध्यान नहीं दिया जाता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जब हम बात करते हैं व्यक्तिगत शिक्षा की, तो व्यक्तिगत शिक्षा का लाभ क्या होता है कि इसमें हम बच्चों की या किसी व्यक्ति की जो अपनी रुचि है, ठीक है, उस रुचि के आधार पर क्या करेगा, शिक्षक आपको सिखाएगा। आपकी अपनी रुचि के आधार पर वो आपको सिखाने की कोशिश करेगा। तो ये क्वेश्चन आपको आपके चैप्टर से मैंने रिवीजन करा दिए। ठीक है, आपने ये सारी चीजें पहले पढ़ी थी, और अगर आप इन